हेलो विजेंद्र। हेलो। तुमने आई ब्रिक पीएचडी प्रोग्राम कौन से ईयर में ज्वाइन किया था? 2024। और तब से अब तक तुम्हें क्या लगता है, लैब एक्सपीरियंस के हिसाब से और टेक्निक सीख के हिसाब से, क्या ये प्रोग्राम अच्छा है? स्टार्टिंग के कोर्स वर्क में ही काफ़ी टेक्निक्स हमें सिखाया था, और वो थोड़ा रश में था, तो आप एग्जैक्ट मतलब हैंड्स ऑन तो हर एक स्टूडेंट को नहीं मिला था। बट एक जो होता है ना विजुअल अपीयरेंस कि हाँ ये टेक्निक्स है, ऐसे ऐसे होता है, एटलीस्ट आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगा। तो आप जब पीएचडी आपका स्टार्ट होगा तब तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे, तुम्हारे पास प्रोटोकॉल है, तुम्हारा सैम्पल है, यू कैन स्टार्ट विथ इट। बट एग्जैक्ट हैंड्स ऑन अगर तुम्हें 6 मंथ्स में चाहिए वो नहीं मिलेगा। अच्छा, और ब्रिक पीएचडी ज्वाइन करने से पहले तुमसे लैब के लिए जो पूछा गया था, तो क्या लैब चॉइसेस स्टूडेंट्स के पास ही रहते हैं या फिर रैंडम लैब असॉर्टमेंट? चॉइसेस मेरिट बेसिस पे स्टूडेंट के पास रहता है। तो जिसका मेरिट नंबर 1 है वो उसने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में जो फर्स्ट पीआई को डाला है वो मिलेगा उसे। जो अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूसरा पर्सन है, उसका मेरिट नंबर है अराउंड 48 47 ऐसे, तो उसका उसका जो पीआई हो, मतलब जो उसने फर्स्ट सिलेक्शन दिया है, ऑब्वियसली है कि जो फर्स्ट सिलेक्शन होगा वो किसी और ने जो ऊपर मेरिट लिस्ट में जो और ऊपर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ले लिया होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि जो नीचे उनके जो प्रायोरिटी लिस्ट में 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जो प्रायोरिटी लिस्ट में पीआईज होते हैं वो उनको मिलते हैं। तो बस अगर आपका मेरिट नंबर बहुत अच्छा है एंड तो फिर बहुत पॉसिबिलिटी कि जो पीआई आपको चाहिए आपको वही मिलेगा। और ये मेरिट किस बेसिस पे डिसाइड होता है, ये इंटरव्यू? मेरिट इंटरव्यू के बेसिस ओके। और जब से तुमने ज्वाइन किया है पे। उसके बाद से फिर जो तुम्हारी ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए तुम्हें कहीं भेजा गया था ना उस? हाँ, वो एक्सपोजर के लिए भेजा था कि रीजनल मतलब लोकल लेवल पे इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं। तो मैं खुद एक रीजनल वेटनरी लेबोरेटरी में गया था जो गवर्नमेंट के अंदर ही आता है हैदराबाद में। तो वहाँ पे वेटनरी फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या क्या मतलब चीज़ें सॉर्ट होने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें पता चली, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि एक्चुअली में जो हम यहाँ पे डीवीटी लेवल के जो लैब्स में जो काम हो रहा है और जो रियल जो ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। तो वो चीज़ें मैचअप करने के लिए 1-2 महीने का जो इमर्शन था वो बस पता करने के लिए कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी है क्या, उसके लिए भेजा था। बाकी आईब्रिक पीएचडी प्रोग्राम के प्रोज एंड कॉन्स कुछ बता सकते हो? पहले प्रोज अगर मैं बताऊँ तो आपको एश्योरिटी है कि आपका पीएचडी 5 साल में हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी बट 5 साल में हो जाएगा। कोई पीआई अगर चाहे भी कि वो 6 या 7 साल तक आपको रखे तो डीबीटी के ऊपर से जो प्रेशर आता है पीआईज पे वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जो करिकुलम ही है वो 5 साल से ज़्यादा I3 से ब्रिक स्टूडेंट 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता पीएचडी के टाइम पे। तो ओके। 5 साल में पीएचडी से मिल जाएगा। और दूसरा कुछ होता ना कि पेपर्स का 3 ऑथर्स? हाँ हाँ। हाँ। तो उसमें क्या है कि अब तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारे तुम्हारा जो मेन प्रोजेक्ट है उसके मल्टीपल सब टॉपिक्स डिवाइड हो चुके हैं। हाँ। फॉर एग्जांपल टॉपिक मान लो, मेन टॉपिक जो है 1, तो उसका सब टॉपिक 1A 1B 1C 1D ऐसे 4 सब टॉपिक्स आ गए। इन हाँ। सब के अंदर एक पीआई है और उन पीआई के अंदर एक स्टूडेंट है। तो जो सेलेक्ट करने को जो स्टूडेंट्स मिलेगा, मतलब स्टूडेंट्स को जो पीआई सेलेक्ट करने को मिलेगा, तो वो पूरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं और जितने पीआईज हैं उनमें से कोई एक मिलेगा। हाँ। अब जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है और जो तुम्हारा मेन हेडिंग है, जो बेस प्रोजेक्ट जो है, उन सबको उन उस बेस प्रोजेक्ट के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के जो पब्लिकेशन है उन सब में तुम्हारा नाम होगा। और मतलब जो भी वही सेकेंडरी टर्शरी जो भी ऑथरशिप है वही मिलता है। बट एटलीस्ट तुम्हारे भी जो पेपर्स होंगे तो उसमें तुम्हारा प्राइमरी ऑथरशिप होगा, और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं सेम प्रोजेक्ट हेड के अंदर उन सबको सेकेंडरी टर्शरी ऐसे ऑथरशिप मिलता है। तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें मल्टीपल लाइक अगर एक लैब से भी दो, मतलब एक स्टूडेंट ने अगर 2 पेपर पब्लिश किए अपने 5 साल के टाइम में और उस प्रोजेक्ट में 4 स्टूडेंट्स हैं, तो तुम्हारे पास अराउंड 8 पेपर हो जाएंगे जिसमें ऑथरशिप तुम्हें मिला होगा। तो वो एडवांटेज है तुम्हारे नाइस। पास। और इमर्शन प्रोग्राम के बाद तुम लोगों को 1 या 1.5 लाख रुपीस जो फंडिंग मिलती है वो हम्म। किस लिए मिलती है और वो क्या? इमर्शन प्रोग्राम में जब हम जाते हैं रीजनल लेवल पे, तो वहाँ पे स्टे वगैरह के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो स्टे वगैरह में एक्सपेंसेस है, जो तुम्हें ट्रैवल वगैरह करना पड़ेगा अलग अलग जा कर के, मतलब चेक करने के लिए जहाँ पे वो भेजेंगे तुम्हें। रिमोट लोकेशन से होते हैं मोस्ट प्रोबेबली,
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदि मानव लोगों के साथ भी तुम्हें जाना पड़ता है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गए थे, वो ट्राइबल ग्रुप के साथ रहे थे 2 महीने के लिए। तो उन सब जगह पे फिर तुम्हें वो फंडिंग की अमाउंट यूज़ होता है। और ऐसा नहीं है कि तुम 1.5 लाख यूज़ कर दोगे, उतना नहीं खर्चा होता है। तुम काफ़ी सेव कर लोगे इसमें से, मोर देन 60-70% तुम सेव कर लोगे। प्लस तुम्हारी फेलोशिप भी आएगी उस टाइम पे, जो तुम्हारा UGC, JRF, CSI। ओके, तो मोस्टली इट वाज फॉर योर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग टाइम हाँ, कि ड्यूरिंग तुम। द ट्रैवलिंग टाइम। नाइस नाइस। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉन्स की बात यह है कि स्टार्टिंग के 9 मंथ्स जो है PhD के, वो आपको यहाँ इन सब में लग जाता है। कोर्स वर्क में 6 मंथ्स, देन 3 मंथ्स का जो इमर्शन होता है, वो तो 9 मंथ्स वहाँ गए। तो वो इनडायरेक्टली अब तुम्हारे पास PhD करने के लिए 4 साल 3 महीना है ऑन पेपर। तो वो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा फील होता है जब आप लैब ज्वाइन करोगे, क्योंकि इनडायरेक्टली मैं बताऊँ तो लैब जब आप ज्वाइन करोगे भी तो कम से कम 8 महीने से 1 साल तुम्हें लग जाएंगे पूरा लैब का सिस्टम समझने में। और तुम्हारा जब काम जब फुल फ्लेज स्टार्ट होगा, तो वो मैं बोलूँगा कि तुम्हारा 1 साल बाद ही फुल फ्लेज स्टार्ट होगा। तो जो नॉर्मल PhD के टाइम पे जो तुम्हारा पीक होता है, दैट इज़ अराउंड 1-1.5 ईयर्स। यहाँ पे तुम्हारा जो PhD काम का जो पीक होगा वो 2 साल पे आएगा। तो वो जो टाइम लैग है ना 6 से 10 महीने का, वो एक डिसएडवांटेज है। ओके, चलो ठीक है, थैंक्स विजेंद्र। और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वापस आऊँगी। ओके।